ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम तीसरी कैटेगरी अमोर्टाइज्ड एनालिसिस की जो है वो शुरू करते हैं, जो कि पोटेंशियल मेथड कहलाती है। इससे पहले हमने अकाउंटिंग अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के दो कैटेगरीज की, एक का नाम एग्रीगेट एनालिसिस था, दूसरे का अकाउंटिंग मेथड था। अब जो हम कैटेगरी करने जा रहे हैं उसका नाम जो है वो पोटेंशियल मेथड है। और इससे पहले हमें पता है कि ये पोटेंशियल मेथड बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने अकाउंटिंग मेथड में पढ़ा था। अकाउंटिंग मेथड में जैसे क्रेडिट की टर्म थी, तो इसमें भी उसी तरह कोई प्रीपेड कोई चीज़ का कैलकुलेटर होती है क्रेडिट की तरह की, लेकिन हम यहाँ पे उसको क्रेडिट नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसको यहाँ अगर आप देखें पॉइंट नंबर 2 पे, ये पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बोलेंगे, ये डिफरेंस है इसका। और ये जो पोटेंशियल होगा, ये एसोसिएट होगा विद द डेटा स्ट्रक्चर एज ए होल। पूरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये अप्लाई होगा। पिछले कॉन्सेप्ट में तो क्रेडिट जो था वो आपको याद करें तो वो हर ऑपरेशन के ऊपर इन्वॉल्व होता था, डेटा स्ट्रक्चर के हर ऑब्जेक्ट के साथ वो स्टोर किया जाता था। लेकिन ये जो पोटेंशियल है, ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एज ए होल इन्वॉल्व होगा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई स्टोर या इस तरह की बात नहीं होगी इसमें। तो associated with the data structure as a whole rather than with specific objects within the data structure, किसी खास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि एज ए होल स्टोर किया जाएगा। बाकी इसका जो चलावा होगा, जो इसकी एग्जीक्यूशन होगी, वो अकाउंटिंग मेथड की तरह ही होगी। अभी हम पोटेंशियल मेथड को समझने के लिए पहले थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि अगर डेटा स्ट्रक्चर जब इनिशियली रन करेगा तो उसकी इनिशियल स्टेट को हम कोई D0 बोलेंगे। इसी तरह फिर n ऑपरेशंस अगर डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो फिर जो डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट्स होंगी वो D0, D1 एंड सो ऑन Dn बन जाएंगी। और उनकी जो कॉस्ट्स होंगी उन ऑपरेशंस की, वो C1, C2 एंड सो ऑन Cn बन जाएंगी। अच्छा, तो अब चूंकि ये पोटेंशियल मेथड है, तो हमें पोटेंशियल फंक्शन डिक्लेयर करने की या डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो पोटेंशियल फंक्शन को हम फी से रिप्रेजेंट करेंगे इस मेथड में, और उसमें ये सारी स्टेट्स जो D0 से Dn है वो Di की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये पेन भी हाईलाइट कर लूं, तो आप उसको ये सारी जो Di0 Dn है वो आप यहाँ पे Di की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे पोटेंशियल फंक्शन, और वो कोई ना कोई रियल वैल्यूज होंगी, रियल नंबर्स होंगे कोई। जिस तरह क्रेडिट में नंबर्स थे, वैल्यूज थी, तो यहाँ पे ये रियल नंबर्स होंगे, फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं ये। तो जो फी इंटू पे Di है, ये आपका फी इंटू Di जो कि पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पोटेंशियल फीड पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल ऑफ Di, पोटेंशियल ऑफ D0, पोटेंशियल ऑफ D1, पोटेंशियल ऑफ D2 एंड सो ऑन, इस तरह हो जाएगा। अब अगर हम पिछली प्रैक्टिस के मुताबिक अगर इसकी अमर्टाइज्ड कास्ट लिखना चाहेंगे, जो कि सी आई प्राइम के पीछे जो हमने नोटेशन यूज की है ऑफ द ith ऑपरेशन, जो n ऑपरेशंस हैं, किसी एक ith ऑपरेशन की कोई अमर्टाइज्ड कास्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, तो वो सी आई प्राइम होगी। क्या होगी? सी आई प्राइम होगी। और कैसे लिखेंगे? वो इस तरह होगी कि सी आई प्राइम इज इक्वल टू एक्चुअल कास्ट
और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द करंट ऑफ स्टेट आप लिख लें फी इनटू डी आई, माइनस उसमें से करेंगे पोटेंशियल ऑफ द प्रीवियस स्टेट फी इनटू डी आई माइनस वन। ये फिर चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको बोलते हैं कलेक्टिवली। तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज जो है वो इसकी बनेगी अमर्टाइज्ड कास्ट। ये अभी इक्वेशन है। अच्छा, ये तो ith ऑपरेशन की थी। अगर आप इसको nth ऑपरेशन के लिए लिखना चाहें तो फिर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n सी आई प्राइम कैसे बन जाएगा कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, इसके अंदर सी आई प्लस फी इंटू डी आई माइनस फी इंटू डी आई, ये पूरी इक्वेशन बन गई n टाइम जो चलेगी। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहें तो आगे स्लाइड्स आ जाएंगी जो कि खोल के इसको रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये ओपन करके लिखी हुई है कि कैसे लिखी जाती है कि C0 और फिर C0 के बाद पहला फी इंटू H0 भी होगा, लेकिन फी इंटू H1 भी है, H1 में से 0 निकालेंगे, फिर C1 कॉस्ट और चेंज इन पोटेंशियल डी H2 में से H1 निकालेंगे। इस तरह ये हम इस पे आते हैं वापस। तो ये कलेक्टिवली ये फिर इक्वेशन आपने लिख दी कि आप अब अमर्टाइज्ड कॉस्ट जो है n ऑपरेशंस के लिए कैसे लिखेंगे, और जो कि फिर एवेल्युएट होके फिर ये रह जाती है, ये बन जाती है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n सी आई एक्चुअल कास्ट सारी सम अप की, प्लस जो बाकी रह जाएंगे वो फी इंटू डी एन रह जाएगा और फी इंटू डी जीरो रह जाएगा। फी इंटू डी जीरो भी चूंकि आगे हम बात करेंगे ये जीरो होता है, तो ये भी यहाँ से फिर ये खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ फी इंटू डी एन ही रह जाएगा इस इक्वेशन में। आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, अभी और बातें, अभी पोटेंशियल मेथड के लिहाज से थ्योरेटिकली कुछ और बातें कि अगर आखिरी जो स्टेट है डेटा स्ट्रक्चर की फी इंटू डी एन, आखिरी स्टेट जो है अगर उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू फी इंटू डी जीरो हो, इफ ये अगर है, हम कंडीशन लिख रहे हैं, डी जीरो पहली स्टेट है, डी एन आखिरी लास्ट स्टेट है, तो लास्ट स्टेट जो है अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू फी इंटू डी जीरो हो, देन फिर क्या होता है, देन टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट is an upper bound of total actual cost। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि लास्ट स्टेट की जो वैल्यू है वो इनिशियल स्टेट की वैल्यू से पोटेंशियल जो है बड़ा हो, तो फिर जो आप अमर्टाइज्ड कास्ट 0 1 2 3 तमाम स्टेट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट, वो अपर बाउंड होगा टोटल एक्चुअल कास्ट का। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड होगा कि वो नेक्स्ट जो पोटेंशियल आ रहे हैं वो फिर बड़े हैं, बट वी डू नॉट नो हाउ मेनी ऑपरेशन। तो हम इसके बीच वाले ऑपरेशन अभी नहीं हमें पता कि डी जीरो और डी एन के बीच में डी वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये नहीं पता। तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें फी इंटू डी आई ग्रेटर देन इक्वल टू फी इंटू डी जीरो, ये भी डी जीरो से इनिशियल स्टेट से बड़े होने चाहिए। ये चूंकि हमें नहीं पता तो ये भी बड़े होने चाहिए, और ये हमें रिक्वायर्ड है फॉर एनी आई, किसी भी आई की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर लें, 1 और 0, 2 और 0, 3 4 5 6, तो तमाम जो आगे स्टेट्स आ रही हैं उनका पोटेंशियल भी बड़ा होना चाहिए। अभी पता नहीं है लेकिन अभी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए डी एन ग्रेटर देन इक्वल टू फी इंटू डी जीरो वाली, तो फिर टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट जो है अपर बाउंड होगी टोटल एक्चुअल कास्ट की, लेकिन बीच में हमें ऑपरेशंस का नहीं पता, तो ऑपरेशंस को भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो चलो अस्यूम कर लो कि D1 स्टेट जो है वो भी D0 से बड़ी है, 2 भी बड़ी है, 3 भी बड़ी है, 4 भी, एंड सो ऑन, DN भी बड़ी है। तो फिर तो हम ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि टोटल अमर्टाइज्ड कास्ट इज एन अपर बाउंड ऑफ टोटल एक्चुअल कास्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे लिए ये आसानी होती है, इट इज़ कन्वीनियंट, आसानी है कि पोटेंशियल ऑफ डी ज़ीरो
इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है, इनिशियल स्टेट है, बिल्कुल किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की भी, हैश है, स्टैक है, बाइनरी काउंटर है, कुछ भी है, वो 0 होता है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि फी इंटू डी जीरो इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो, एंड सो फी इंटू डी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई। हम अभी डिफाइन कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेट तो चलो 0 है, हमें पीछे हमारा नॉलेज जो एग्रीगेट में या काउंटिंग में था, वहाँ भी हमें उससे भी अंदाजा है कि ये डी जो है यहाँ पे पोटेंशियल, जैसे वहाँ कास्ट 0 होती है तो यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन आगे की सूरत हाल अभी हम जो पीछे से कह रहे हैं कि ये टोटल अमर्टाइज कास्ट अपर बाउंड होना चाहिए टोटल एक्चुअल कास्ट का, तो फिर आगे की सूरत हाल में भी फी इंटू डी आई जो है वो या 0 हो या 0 से बड़ा हो तमाम आइज के लिए। अच्छा, आगे चलें। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज जितना भी आ रहा है आगे स्टेट्स के दरमियान, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर हम उसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि फी इंटू डी आई माइनस फी इंटू डी आई माइनस 1, ये अगली स्टेट, ये अगली स्टेट और ये पिछली स्टेट, तो वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 हो तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, देन जो अमर्टाइज्ड कास्ट आएगी सी आई प्राइम, वो फिर हर दफा वो, यानी कि वो पॉजिटिव आ रहा है अगली स्टेट, तो हर दफा फिर क्या होगा, एन ओवर चार्ज होगा। अमर्टाइज्ड कास्ट आपके पास जो आएगी हर स्टेप पे वो ओवर चार्ज होगी। सो स्टोर द इंक्रीज इन पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बिल्कुल उसी तरह जैसे अकाउंटिंग मेथड में हैश टेबल में स्टोर करते थे, बिल्कुल उसी तरह स्टोर करेंगे। और अगर वो ओवरचार्ज नहीं हो रही तो फिर वो अंडर चार्ज होगी। और जब अंडर चार्ज होगी तो इसका मतलब है पहले से कोई जो पोटेंशियल मौजूद होगा उसको फिर आप डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज द पोटेंशियल टू पे द एक्चुअल कास्ट फॉर द लेटर ऑपरेशंस। आगे चलते हैं, ये सारी अभी हम तमहीद बांध रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसी सूरत हाल होगी। क्योंकि पोटेंशियल मेथड सेम है अकाउंटिंग मेथड की तरह, तो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नहीं है बल्कि हम उसको पोटेंशियल कहेंगे। इसको पोटेंशियल इसलिए भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है फिजिस्ट मेथड, इसलिए भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल है और आप किसी पहाड़ी के ऊपर से बॉल को रोल डाउन करें, तो वो जो ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ पे अभी आपने रोल डाउन नहीं की तो वहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। लेकिन आप जो ही उसको थ्रो कर देते हैं, छोड़ देते हैं रोल डाउन होने के लिए, तो फिर उसकी पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, और इसलिए इसको फिजिस्ट मेथड बोलते हैं। तो एनी हाउ, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस लॉजिक की वजह से इसको फिजिस्ट मेथड बोलते हैं। हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्टार पे फी इंटू डी जीरो तो वो जीरो है, अभी आप कह रहे हैं मैक्सिमम, भाई सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जो है कन्वर्जन टूवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी वाला, उस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर इसको पोटेंशियल मेथड या फिजिस्ट मेथड कहते हैं। आगे इसके अंदर हमने इसको कैसे कंप्यूटर साइंस में इम्प्लीमेंट किया वो डिफरेंट चीज है, वो आप देखेंगे यहाँ पे और देख रहे हैं। तो पोटेंशियल फॉर ए, अब हम पहला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, और जब हम इसमें से चीज़ें थोड़ा सा इसके लिहाज से डिस्कस करेंगे तो हमें मज़ीद कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि पोटेंशियल मेथड क्या है। तो स्टैक ऑपरेशन, पहला डेटा स्ट्रक्चर स्टैक जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है जी, पोटेंशियल फॉर ए स्टैक इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्टैक। तो स्टैक के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, किसी भी, यहाँ स्टैक है लेकिन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो उसका एक्चुअली पोटेंशियल होता है। तो शुरू में चूंकि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए अब आपको समझ आ गई कि फी इंटू डी आई इज इक्वल टू 0 होता है शुरू में। अब वो फिजिक्स से फिजिक्स मेथड जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, तो अब आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी। एंड
और वो जो पहाड़ी वाली बात है वो फिजिक्स में वो ऊपर, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैक्सिमम है वो ऊपर वाले पॉइंट पे, इस वजह से वो फिर उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। तो वो थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको यूज किया गया है सीएस में। अच्छा, तो इनिशियल चार्ज फी इंटू डी जीरो वो जीरो हो गया, एंड चूंकि वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टैक के अंदर मौजूद हैं वही उसका पोटेंशियल होता है, तो इसका मतलब है उसके बाद जब पहला एलिमेंट हो जाएगा तो वही उसका पोटेंशियल होगा, उससे और वो फिर जीरो से ज्यादा होगा, फिर दूसरा आ जाएगा वो उसका पोटेंशियल होगा और वो भी जीरो से ज्यादा होगा। तो फी इंटू डी आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा। आप देखेंगे कई स्टेट्स में वो सारा, चूंकि मैं क्रेडिट का वर्ड यूज नहीं करना चाहता, तो पोटेंशियल किसी ऑपरेशन पे सारा पोटेंशियल यूज हो जाएगा, तो वो फिर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अच्छा, अब अमर्टाइज कॉस्ट ऑफ स्टैक ऑपरेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि यही एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि स्टैक ऑपरेशन में पोटेंशियल मेथड के तहत अमर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है। तो पहले पुश ऑपरेशन जो है स्टैक का वो देख लेते हैं। जिस तरह पहले पुश करने का या इंसर्ट करने का वो एक यूनिट ऑफ कास्ट थी, तो कुछ उसी तरह हम देखेंगे। अब ये पोटेंशियल चेंज, पुश में पोटेंशियल चेंज की इक्वेशन वही फी इंटू डी आई माइनस फी इंटू डी आई माइनस वन, करंट स्टेट माइनस प्रीवियस स्टेट, और फी इंटू डी आई, तो डी आई करंट स्टेट का पोटेंशियल क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्टैक, इसलिए ये एस लिखा कि उसमें पहले से जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस वन जो आप अब पुश करने जा रहे हैं ये वो है, और माइनस ये प्रीवियस स्टेट से क्या मुराद है, जितने प्रीवियस स्टेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें पड़े थे, तो माइनस एस कर दिया इसमें से, तो एस माइनस एस कैंसल, और वन फिर इसका पुश का वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वैसे। और एमर्टाइज्ड कॉस्ट की फॉर्म में इसको देखना चाहें तो सी आई प्राइम इज इक्वल टू, ये हमने इक्वेशन थी जो पिछली स्लाइड में हमने थोरेटिकली ये देख ली थी कि ये इक्वेशन बनती है, सी आई इज प्लस फी इंटू डी आई माइनस फी इंटू डी आई माइनस वन, ये एक्चुअल कास्ट है, ये पोटेंशियल चेंज या डिफरेंस है। पोटेंशियल चेंज या डिफरेंस आपने पीछे वन कैलकुलेट कर लिया है। एक्चुअल कास्ट किसी भी इंसर्ट की, पुश की, पीछे भी आपने एग्रीगेट मेथड, अकाउंटिंग मेथड में देखा है, वो वन नहीं है, यूनिट कास्ट जिसको बोलते हैं। और ये जो चेंज इन डिफरेंस है ये पीछे अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये वन, तो ये वो वाला वन लिखा, और ये बन गए टू टू। तो अमर्टाइज्ड कास्ट पुश ऑपरेशन की पोटेंशियल मेथड के तहत दो बनेगी। अब पॉप की तरफ आ जाएं, तो पहले पोटेंशियल चेंज देख लेते हैं कि पोटेंशियल चेंज इसका क्या बनेगा। पोटेंशियल चेंज पॉप का, जब आप पॉप करेंगे तो स्टैक के अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हैं वो आप वो पॉप, यानी कि वो एस, वो एलिमेंट्स हैं वो एस हो गए, उसमें से आप, अब ये सिंगल पॉप है तो उसमें से माइनस एक पॉप एलिमेंट करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और माइनस ये जो पोटेंशियल फी इंटू डी आई माइनस वन, इससे पहले पिछली स्टेट का पोटेंशियल, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दैट स्टैक, वो जो एस है वो पड़ा है, तो यहाँ पे भी उसी तरह जब कैंसिल होगा तो पॉप की माइनस वन वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाएं इसके, चूंकि पोटेंशियल चेंज आपने देख लिया, आप अमर्टाइज्ड कास्ट के ऊपर आ जाएं। ये अमर्टाइज्ड कास्ट की उसी तरह इक्वेशन है, सी आई प्राइम इज इक्वल टू एक्चुअल कास्ट प्लस पोटेंशियल चेंज, तो एक्चुअल कास्ट तो वन है और प्लस इसमें चेंज इन पोटेंशियल माइनस वन है, जो कि आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। और ये आपको बता रहा है कि पोटेंशियल मेथड के तहत पॉप ऑपरेशन की अमर्टाइज्ड कास्ट जीरो हो जाएगी, जैसे पहले एग्रीगेट मेथड या काउंटिंग मेथड में आपने स्टैक की कैटेगरी में देखी। वहां क्योंकि आप पुश के वक्त वो जो है ना वो पोटेंशियल बीच में दे देते हैं, मैं पोटेंशियल कह लें या क्रेडिट का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो काउंटिंग मेथड में था, तो लेकिन हमने कहा है कि ये सेम उसी तरह ही है, बस ये है कि क्रेडिट के बजाय हम पोटेंशियल का वर्ड यूज कर रहे हैं। इसी तरह मल्टी पॉप पे आ जाए, मल्टी पॉप स्टैक है और उसमें से के पॉप्स करने हैं, तो क्या इसकी कोई वो उसमें कितने नंबर ऑफ फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर के प्राइम ऑब्जेक्ट्स,
अगर और मेन एस के ये वही फार्मूला है, मुझे मेरा दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेन क्यों लिखा गया। अब जिसको नहीं समझ वो पिछले लेक्चर में जाकर देख ले, मैंने मेन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया है कि अगर स्टैक के अंदर चलें दोबारा सही कि अगर स्टैक के अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, आप उसमें से 10 पॉप करना चाहते हैं तो के की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी तरह स्टैक के अंदर 15 एलिमेंट पड़े हैं और आप उसमें से 20 निकालने जा रहे हैं तो भाई के फिर 15 ही निकलेगा मेन। ये इस वजह से मेन है क्योंकि उसके अंदर पड़े ही 15 है, इसलिए मिनिमम कहा गया, 20 नहीं निकलेंगे उसमें से। तो ये इसलिए यहाँ मेन लिखा गया और इसको के प्राइम जरा थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए लिखा गया कि ये क्योंकि मल्टाइज का इसमें हम प्राइम टाइप चीज यूज करेंगे तो उसके साथ बैलेंस करने के लिए फिर कटिंग करने के लिए आप कह रहे हैं। पोटेंशियल चेंज पे आ जाते हैं, इक्वेशन इसकी वही है। तो फी ये पोटेंशियल चेंज फी इंटू डी आई और फी इंटू डी आई माइनस वन और के आपके पास क्या है, के आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि पॉप है तो माइनस वाला साइन साथ आ गया कि के यानी कि 10 एलिमेंट पॉप हो जाएंगे और के आपके पास आ जाएगा। बेशक आप इस फॉर्म में लिख के फिर कैंसिल करवा लें या जैसे भी। अब यहाँ सिंगल पॉप तो है नहीं, के पॉप है तो आपके पास इधर एस और माइनस एस कट जाएगा और आपके पास माइनस के ही बच जाएगा, माइनस के प्राइम ही बच जाएगा। और अमर्टाइज्ड कॉस्ट जो है वो उसी तरह इक्वेशन लिखने के बाद एक्चुअल कॉस्ट जो इसकी है वो यहाँ पे जैसे हमने लिखी कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, के प्राइम है और ये चेंज इन पोटेंशियल ये माइनस के प्राइम आया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो इसकी भी अमर्टाइज्ड कॉस्ट 0 हो जाती है। अच्छा आगे चलें। पुश के ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में वो 2 थी और जब उसको पॉप वगैरह करेंगे तो वो वहाँ पे उस वक्त कॉस्ट कोई नहीं आएगी। 2 पोटेंशियल था लेकिन जब पॉप वगैरह करेंगे तो वो साथ ही उसके कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो उसी कहानी वहीं की वहीं खड़ी है जैसे कि एग्रीगेट एनालिसिस या अकाउंटिंग मेथड में था। इसलिए हम फिर लिख रहे हैं कि मल्टाइज कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन वो ऑर्डर ऑफ 1 ही है हर ऑपरेशन की। अगर 2 भी आप पुश में लिखते हैं तो एक पुश के लिए और एक पॉप के लिए यूज हो जाती है क्योंकि स्टैक में जितने पुश करेंगे उतने ही पॉप होंगे ना। तो अच्छा ऑर्डर ऑफ 1, तो अगर टोटल अमर्टाइज ये अमर्टाइज कास्ट ईच सिंगल ऑपरेशन की थी और ये टोटल अमर्टाइज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन की क्या हो जाएगी, इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो यही बेसिकली अमर्टाइज कास्ट ही निकालनी थी, मकसूद था। तो स्टैक ऑपरेशन की सिंगल ऑपरेशन की जो अमर्टाइज कास्ट है ऑर्डर ऑफ 1 है और टोटल अमर्टाइज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ एन है। अब यहाँ पे लिखा चूंकि टोटल अमर्टाइज कास्ट जो है, अब यहाँ से भी हमें पता चल गया इज एन अपर बाउंड ऑफ एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट का अपर बाउंड होता है, यहाँ से देख लें, यहाँ कहीं हमने पीछे ये इक्वेशन बनाई थी ये जब पोटेंशियल बना रहे थे, तो ये है एक्चुअल कास्ट और ये इसके साथ एक्स्ट्रा चीज आ रही है, ये जबकि 0 है तो 0 ही हो गया। ये चीज फी इंटू डी एन एक्स्ट्रा चीज आ रही है, इससे भी पता चल रहा है कि कॉस्ट के अंदर कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। वो चीज पोटेंशियल नेगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये उससे बड़ी ही वैल्यू ही है एक्चुअल से। तो यहाँ पे फिर ये बात लिखना बजा है कि टोटल अमर्टाइज कास्ट इज एन अपर बाउंड ऑफ एक्चुअल कास्ट और द वर्स्ट केस कॉस्ट ऑफ एन एन ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ एन, बिल्कुल उसी तरह ही। तो ये स्टैक ऑपरेशन तो का इंतहाई आसान था पोटेंशियल मेथड के तहत। अब हम आगे बाइनरी काउंटर पे चलते हैं। बाइनरी काउंटर को आप याद करें तो वो जिसमें इंक्रीमेंट होता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, ये वो वाली एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, अब हमने पहले पोटेंशियल इसका डिफाइन करना है। डिफाइन द पोटेंशियल ऑफ द काउंटर, बाइनरी काउंटर यानी कि आफ्टर द ith इंक्रीमेंट। कोई ith ऑपरेशन होता है जिसको हम ith इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इज वो है जी फी इंटू डी आई, फी इंटू डी आई इज इक्वल टू बी आई।
अब V इंटू डी आई यानी कि किसी भी स्टेट का पोटेंशियल क्या है, बी आई है, और बी आई के अंदर आई क्या है जी, द नंबर ऑफ वंस ith ऑपरेशन के ऊपर उसमें जितने नंबर ऑफ वंस मौजूद हैं। स्टैक के अंदर क्या था, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। बाइनरी काउंटर में हम क्या कह रहे हैं, जितने नंबर ऑफ वंस मौजूद हैं, ये उसका पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल अगर आप बाइनरी काउंटर को याद करें तो जीरो के लिए तो सारे जीरो होते हैं, वहां पे वन मौजूद नहीं होता। आगे वन में एक मौजूद है, टू में भी एक मौजूद है, थ्री, तो वंस मौजूद हैं आगे हर एक उसमें। सिर्फ पहली जीरो के लिए सारे बिट्स जीरो हैं। तो इसलिए फी इंटू डी आई जो है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो होगा। बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। लेट अस कंप्यूट अमर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन। अब एक ऑपरेशन की अमर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो जब हो जाएगी फिर उसको एन से मल्टीप्लाई करके एन ऑपरेशंस की ले लेंगे। तो सपोज द ith ऑपरेशन जो है वो रीसेट करता है या रीसेट्स टी आई बिट्स। हमें नहीं पता कितनी बिट्स, लेकिन हर जो ऑपरेशन है, कोई ith ऑपरेशन जब होता है बाइनरी काउंटर में, तो वो फर्ज करें कि वो टी आई बिट्स को रीसेट करता है। रीसेट करने का मकसद ये है कि वो पहले वन थी उनको जीरो करता है। अच्छा, एक्चुअल कास्ट सी आई ऑफ द ऑपरेशन। अब उस एक ऑपरेशन की एक्चुअल कॉस्ट सी आई क्या हो सकती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है जी, उसने जितनी बिट्स रीसेट की। अब यानी कि एक वैल्यू आपको 8 बिट्स दी हुई हैं, वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो 1 है, 1 से आपने 2 पे लेके जाना है, तो वो क्या होगी उसकी एक्चुअल कास्ट, कि 1 वाली जितनी उसमें वंस की बिट्स हैं उसको रीसेट किया और फिर एक बिट को उसने सेट किया। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन इज एट मोस्ट टी आई। टी आई का मतलब है कि जितनी बिट्स उसने रीसेट की, जीरो की, और फिर एक उसने उसमें सेट कर दी। एक क्या उसने उसमें सेट कर दी। मैं ये क्लियर कर दूं पेन। तो नंबर ऑफ बिट्स रीसेट प्लस 1, and this one is only for setting a bit from 0 to 1। बाइनरी काउंटर के मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं तो यहां पे देखें, यहां पे ये 1 है, इसमें एक बिट को उसने रीसेट तो मल्टी बिट्स को करेगा, लेकिन एक बिट को यहाँ पे वो सेट कर रहा है, ये वाली। इस तरह यहाँ पे जब उसने किया, उसने इसको यहाँ पे इस बिट को उसने सेट कर दिया, एक बिट को, इस बिट को सेट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया उसने। पहले ही उसके पास जीरो आ गई, ये एल्गोरिदम के मुताबिक होगा। यहाँ पे देखें तो ये 2 बिट्स इसने रीसेट की और फिर एक बिट को सेट कर दिया, और यही ट्रेंड इन सब में चल रहा है। आप खुद देख लें इसको, मैं वापस जाता हूँ। तो बिट सेट कितनी करता है, एक, लेकिन रीसेट बिट कितनी करता है, वो मल्टी हो सकती हैं। तो इसीलिए टी आई प्लस 1 लिखा, ये एक्चुअल कास्ट है। अच्छा, अब इफ बी आई इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स जो 1 है, हाँ जी, इफ बी आई इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ वंस, सॉरी, नंबर ऑफ वंस जो हैं ये ith ऑपरेशन के ऊपर वो 0 हैं। तो फिर देन द ith ऑपरेशन ने क्या किया है जी, रीसेट किया है ऑल के बिट्स को। ith ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद आपके पास बिट्स का एक सीक्वेंस आया, और उस सीक्वेंस के अंदर कोई भी 1 नहीं है, वो 0 है, इक्वल टू 0 है। वो क्या है, वो इक्वल टू 0 है। तो फिर क्या है, इसका मतलब है कि ith ऑपरेशन ने के बिट्स को जो है ना क्या किया है, रीसेट कर दिया है के बिट्स को। वो के अगर 8 हैं तो 8 ही सही। तो फिर हम लिख सकते हैं सो बी आई माइनस 1। तो इसका मतलब है कि इस ऑपरेशन ith ऑपरेशन से पहले बी आई माइनस 1 क्या थी आपके पास, टी आई बिट्स थी। टी आई क्या बिट्स थी, और वो
TI बिट्स K के इक्वल हैं, वो सिंपल सी बात है, K बिट्स हैं तो TI की वैल्यू फिर क्या होगी, K होगी। बस ये हम कह रहे हैं कि इससे पीछे क्या थी, BI-1 जो नंबर ऑफ, इससे पिछले केस में, इससे पिछले ऑपरेशन में नंबर ऑफ जो सीक्वेंस था उसमें नंबर ऑफ वंस कितने थे, वो हम कह रहे हैं जी K थे, और वो TI, K और TI की वैल्यू सेम है, यानी कि TI बिट्स को रीसेट किया, और वो कितनी थी TI बिट्स, वो K बिट्स थी, तो K की बिट्स को रीसेट कर दिया पिछले में। अच्छा, इसी तरह अगर BI, या इसको मैं मजीद इसको ओपनली कहूं कि अगर आपका जो बाइनरी काउंटर है 8 बिट्स के ऊपर चल रहा है, तो इससे पिछली स्टेज में उसने 8 बिट्स को रीसेट किया, K की वैल्यू 8 है तो 8 बिट्स को रीसेट किया, और TI भी 8 ही था, TI यानी कि इससे पिछले में TI नंबर ऑफ बिट्स रीसेट वो 8 थी, और अब आपके पास इससे पिछले स्टेप में I-1 ऑपरेशन में नंबर ऑफ वंस कितने थे, 8 थे, K थे, ये कहना चाहता है वो ये। अच्छा, इफ BI ग्रेटर देन 0, अगर आप नंबर ith ऑपरेशन के ऊपर अगर नंबर ऑफ वंस पॉजिटिव हों, 0 से ज्यादा हों, तो देन, तो फिर BI को आप लिख सकते हैं कैसे, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन क्या है, तो BI इज इक्वल टू BI पिछले लेवल के ऊपर, पिछले ऑपरेशन के ऊपर जितने नंबर ऑफ वंस थे वो माइनस TI यानी कि करंट ऑपरेशन ith ऑपरेशन में कितनी बिट्स को रीसेट किया, वो +1, और उसमें एक और डाल दिया, जिसका मतलब है वो जो अभी आपने रिसेंटली अभी आपने जो डाला +1, जो उसके अंदर आप सेट करते हैं वैल्यू, मैंने यहाँ पे समझाया था ये TI+1 जो है कैसे है, तो समझो यहाँ पे TI+1 ही रख दिया उसने, कि करंट ith ऑपरेशन के ऊपर नंबर ऑफ वंस वो कैसे कैलकुलेट करता है, कि आप कह लें कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ith ऑपरेशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ith ऑपरेशन, और इस किस में से माइनस करेगा, नंबर ऑफ वंस इन प्रीवियस ऑपरेशन में से, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, तो जैसे मर्जी बोल लें। आगे चलते हैं, और लिखा हुआ है कि ये केस हो BI इक्वल टू 0 का या BI ग्रेटर देन 0 का केस हो, दोनों केसेस में जो BI है, ये जो BI है, नंबर ऑफ वंस इन करंट ith ऑपरेशन, वो लेस देन और इक्वल टू ये ऊपर वाली बात BI-1 TI+1 रहता है, कि नंबर ऑफ वंस ith ऑपरेशन में वो कितने आते हैं आपके पास, वो लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू आते हैं जो राइट हैंड साइड पे आती है जी। अच्छा, ये अब मैंने ये पॉइंट समझाने के लिए आपको मैं ये जरा बोर्ड पे लेके आया हूं ताकि ये समझ आ जाए। हमने कहा था कि इफ BI वो ग्रेटर देन 0 है, अगर BI ग्रेटर देन 0 है, नंबर ऑफ वंस, अगर ith ऑपरेशन के नंबर ऑफ वंस अगर वो पॉजिटिव हैं, तो वो कुछ ये कंडीशन रहती है, कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ वंस, BI इज इक्वल टू BI-1 माइनस TI+1 लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए कि ith ऑपरेशन के ऊपर नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1011 है एक बिट, और ये आपके पास ये किसके इक्विवेलेंट है, 8 और 3 11 के इक्विवेलेंट डेसिमल के, और 11 के बाद 12 करें तो वो ये होता है, आप इनको रीसेट कर देते हैं और इसको सेट कर देते हैं,
और ये इक्विवेलेंट है 12 के। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए bi माइनस 1 ये प्रीवियस ऑपरेशन है, ये करंट ith ऑपरेशन है। तो प्रीवियस ऑपरेशन के ऊपर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं आपके पास? 1 2 3 बिट्स हैं। सॉरी, ये शायद मतलब ना आया। कितने बिट्स हैं आपके पास? 3 बिट्स हैं प्रीवियस ऑपरेशन में। ये माइनस आ गया, और या माइनस इसको कंसीडर कर लीजिएगा। और टी आई से मुराद ith ऑपरेशन के ऊपर कितने आपने उसके रीसेट किए, तो आपने 1 और 2 रीसेट किए यहाँ पे, तो ये 2 है। और +1 ये सेट करने का, ये जो आपने इसको सेट कर दिया है, ये वो है। तो 3 माइनस 2 1, और फिर 1 + 1 ये 2 आ जाता है आपके पास 2 ये bi ith ऑपरेशन के ऊपर कितने नंबर ऑफ वंस हैं आपके पास? कितने नंबर ऑफ वंस हैं? 2 हैं, जो कि यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 और 2 हैं इसके अंदर। तो ये है इसको क्लियर करता है ये बात। आगे आ जाए यार इसके ऊपर, ये भी स्लाइड में ये भी एक पॉइंट दिया हुआ स्लाइड में कि bi लेस देन और इक्वल टू bi माइनस 1 माइनस ti प्लस 1, ये कुछ दिया हुआ है। और ये बता रहा है कि अगर ये केस हो bi ग्रेटर देन 0 का या bi इक्वल टू 0 का केस, दोनों केस में, किसी भी केस में, इन आइदर केस, वो कहते हैं कि ये बात होल्ड करती है किसी भी केस में, चाहे वो नंबर ऑफ वंस इक्वल टू 0 हो, चाहे नंबर ऑफ वंस पॉजिटिव हो, ये इक्वेशन होल्ड करती है। और इससे क्या मुराद है कि जी ith ऑपरेशन के ऊपर जो नंबर ऑफ वंस हैं, किसी भी ऑपरेशन के ऊपर जो नंबर ऑफ वंस हैं, वो या इस चीज के इक्वल रहते हैं या इस चीज से लेस रहते हैं, या राइट हैंड साइड से कि इक्वल रहते हैं या लेस रहते हैं, उसको भी आप इसी तरह कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखें, इसी एग्जांपल को अगर आप लगाना चाहें, तो इसमें bi माइनस 1 क्या था आपके पास? ये bi ti, ये आपके पास अभी क्या निकला है? 2 निकला है। और ith ऑपरेशन के ऊपर बिट्स कितने निकले हैं? ये निकले हैं 2, तो 2 इक्वल टू 2, बात ठीक हो गई। अब थोड़ा सा कोई इसको एग्जांपल को चेंज करके देखते हैं जिसमें कुछ कम ज्यादा हो रहे हो। तो अगर ये मेरे पास ये 2 था और यहां से मैं 3 कर देता हूं, 2 से 3 पे जाता हूं, ये इक्वल टू है 2 डेसिमल के, ये इक्वल टू 3 से। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है अब इसमें नंबर ऑफ बिट्स 1 है, इसमें 2 हो जाती है। तो इसको जरा अप्लाई करके इसके ऊपर देख लेते हैं कि प्रीवियस ऑपरेशन के ऊपर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 है मेरे पास, ये 1 माइनस कितनी बिट्स मैंने रीसेट किए हैं इसमें, और यहाँ पे आया हूं ith ऑपरेशन में, इसमें मैंने कोई बिट रीसेट नहीं की, ये तो मैंने 0 से 1 किया, सेट किए मैंने, रीसेट तो नहीं मैंने की। इसको मैंने वैसे ही रहने दिया, ये भी वैसे रहने दिया, तो रीसेट मैंने इसमें कोई नहीं की, तो ये आपका 0 है। प्लस इसमें ये 1 वैसे ही इंक्लूड हो गया, तो 1 + 1 ये आपके पास क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो 2 से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा bi ith ऑपरेशन में कितनी बिट्स हैं? ये मेरे पास 2 आ जाएंगी बिट्स, जो कि यहां से प्रूव हो रहा है। इसमें 2 बिट्स हैं, और ये 2 बिट्स, ये जो, और ith ऑपरेशन में मेरे पास 2 बिट्स हैं। और अगर आप देख लें कि ये bi माइनस 1 माइनस ti प्लस 1, और इसमें भी, तो ये इक्वल, यहां से ये वाली बात भी आपको पता लग जाती है, और दिखने में लगता है कि इसमें क्या था? 1 था और इसमें 2 था, लेकिन इक्वेशन से आपको ये चीज क्लियर हो जाती है। तो अब हम वापस चलते हैं जी। तो ये बातें मैं डिस्कस कर रहा था कि b ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये क्या चीज है, और आइदर केस ये bi जो नंबर ऑफ वंस हैं, ये आपके ये उससे लेस या इक्वल ही रहते हैं, लेस या इक्वल ही रहते हैं।
3 से आप 4 पे चले जाएं, एग्जांपल अगर आप ले लें ये 3 से 4, तो वहां पे भी आपको 3 डेसिमल और 4 डेसिमल की एग्जांपल ले लें तो वहां से भी आपको आ, अंदाजा हो जाएगा कि bi-1 3 जो कि डेसिमल है उसकी जो सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 में 2 हैं, माइनस सेट कितने की आपने आयत ऑपरेशन में 3 से जब 4 पे आप गए, 4 में आपने 2 जो है ना सेट किए हैं, 2 ही उसके अंदर वंस थे और आपने 2 उसके अंदर सेट रीसेट कर दिए, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 रह जाता है आपके पास 1, और इधर bi-4 वो फोर्थ जो नंबर है आपका उसमें फिर नंबर ऑफ वंस आपके पास कितने आ गए, 1 आ गए। तो जो जैसे मर्जी आ जाए ये इक्वेशन भी होल्ड करती है। अब ये बातें डिस्कस करने के बाद हम कहते हैं कि यार पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या है। हर दफा इक्वल इक्वल ही सिलसिला चल रहा है, लेकिन लेस देन और इक्वल वाली बात है। तो वो कहता है चलो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन आपकी वही है कि फी इंटू डी आई भी करंट ऑपरेशन के ऊपर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस ऑपरेशन के ऊपर जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने ये बी आई को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाया था। यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये बाइनरी काउंटर में जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया था, फी इंटू डी आई इज इक्वल टू बी आई। फी इंटू डी क्या है, बी आई है, द नंबर ऑफ वंस, और बी आई को सारा एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे आके अब हम फी इंटू डी आई का लिखते हैं हम कि फी इंटू डी आई का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम लिखते हैं कि bi-1, यही वाली इक्वेशन, bi-1 माइनस टी आई प्लस 1, ये आपके पास ये इक्वेशन हो गई आयत ऑपरेशन का जो पोटेंशियल है, कैसे नंबर ऑफ वंस है ना, आयत ऑपरेशन के ऊपर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ये इससे इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं आयत ऑपरेशन के ऊपर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, वही ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। और माइनस माइनस प्रीवियस स्टेट के ऊपर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, प्रीवियस स्टेट के ऊपर आपने सिंपली bi-1 कर दिया कि ये तो bi-1 से, ये जिस तरह यहाँ पे bi है तो bi-1 करंट के लिए आप ये कर दिया। bi-1 के लिए लिखना चाहते हैं तो वो फिर इसको बैलेंस करते हैं टी आई और फलां मुख्तलिफ नोटेशंस को बैलेंस करने के लिए, वो उसने बैलेंस नहीं किया, सिंपली यही लिख दिया उसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कि ये bi-, ये तो हो गया राइट हैंड साइड करंट आयत ऑपरेशन के लिए, और ये माइनस ये नंबर ऑफ वंस को रिप्रेजेंट करेगा प्रीवियस स्टेट के। हाँ, इसकी ओपन फॉर्म फिर यही राइट हैंड साइड है, लेकिन अगर आप वो लिख देते हैं तो फिर ये कैंसिलेशन में आपको मुश्किल होगी, आपको सिंप्लीफाई करने में मुश्किल होगी। तो मैथमेटिक्स में ये सिंप्लीफिकेशन इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें करके की जाती है कि ये चीज़ है इक्वल, ये चीज़ इक्वल है उसके, एनी हाउ। तो ये bi-1 और ये bi-1 आपस में कैंसल हो जाता है और आपके पास रह जाता है 1 माइनस टी आई। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की अब जो इक्वेशन आपके पास आई है वो 1 माइनस टी आई आई है, जिसमें जो 1 वही है सेट करने की बात, और टी आई क्या है, बिट्स जो आपने रीसेट किए हैं। ये 1 वही है जो आप सेट करते हैं, माइनस में से जो बिट्स रीसेट किए हैं आपने। अच्छा जी, अमर्टाइज कास्ट सी आई प्राइम, और उसमें फिर एक्चुअल कास्ट बस ऐड हो जाएगी, बाकी सिलसिला तो वही है। तो एक्चुअल कास्ट हमने कहीं पीछे यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक्चुअल कॉस्ट सी आई ऑफ द ऑपरेशन इज एट मोस्ट टी आई प्लस 1। तो बिल्कुल इक्वेशन उसी तरह कि जो भी चीज़ चलेगी वो लेस दैन इक्वल टू ये टी आई एक्चुअल कास्ट टी आई प्लस 1 लिखी है आपने, ये वाली बात यहाँ पे। और बाकी ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने पीछे ही कैलकुलेट किया है, प्लस इसमें कर देते हैं i1 माइनस टी आई। तो अब जो चीज़ें इसमें से कैंसिल होती हैं वो आप कैंसिल करें और आपके पास ये 2 कॉस्ट आ जाती है, अमर्टाइज्ड कॉस्ट बाइनरी काउंटर की, और ये भी 2 है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसको जब आप n ऑपरेशंस के लिए करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ n ही हो जाएगा। तो और बाइनरी काउंटर है, इसमें सेट करने की 1 है, रीसेट करने की आपने वैल्यू नहीं की हुई, तो इसकी भी एक ऑपरेशन की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ 1 ही है, अमर्टाइज्ड कॉस्ट।
टोटल अमर्टाइज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन जितनी बनेगी वो ऑर्डर ऑफ एन बन जाएगी एन ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करने से वन को एन से, और वर्स्ट केस के में भी यही है। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं। अभी हम तीसरा जो डेटा स्ट्रक्चर है पोटेंशियल मेथड के तहत है हैश टेबल, उसके बारे में बातें देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद हम उसको उस डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस के ऊपर एवेल्युएट करके कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे कि पोटेंशियल फंक्शन अभी हमारा फी है ऑन ए स्टेट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये अब एक हैश टेबल है, और इसी तरह आपकी बुक में एक टॉपिक है डायनामिक टेबल। हैश टेबल में अभी हमने जितनी दफ़ा भी हैश टेबल को पढ़ा, हम इसमें सिर्फ इंसर्ट करने की ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से डिलीट करने की ऑप्शन नहीं देख रहे। तो डायनामिक टेबल या हैश टेबल वैसे बात एक ही है, लेकिन टेक्स्ट बुक में डायनामिक टेबल का अलहदा से टॉपिक दिया गया है, और उसमें फिर वो इंसर्शन और डिलीशन को भी साथ में कंसिडर करता है। तो अभी जो हैश टेबल आप ये बातें देखें, ये सिर्फ हैश टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये बातें ऑलमोस्ट रिपीट होंगी डायनामिक टेबल के, वो जो टेक्स्ट बुक के अंदर डायनामिक टेबल का टॉपिक है उसमें ऑलमोस्ट रिपीट होंगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी हैं। तो पहले ज़रा हैश टेबल, ये वाला जो हैश टेबल है ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है पोटेंशियल मेथड में, लेकिन आप देख लें। तो पोटेंशियल फंक्शन हमारा उसी तरह फी होगा ऑन स्टेट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और इनिशियल स्टेट जो भी होगी हमारे पास, हम उस अब हैश टेबल है तो हम इसलिए एच लिख रहे हैं, एच हैश टेबल एच जीरो, यानी कि हैश टेबल की जीरोथ स्टेट, इनिशियल स्टेट एच जीरो इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह जैसे पुरानी बातें हैं, वेयर एच जीरो इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, और फी इनटू एच टी, हैश टेबल एट एनी टाइम टी को उसकी स्टेट हैश टेबल की किसी भी टाइम टी के ऊपर उसका जो पोटेंशियल है वो पिछली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हुई हैं, जहाँ हम शुरू में कह रहे थे कि पॉजिटिव ही रखना चाहिए हमें, तो यहाँ कहीं होगा। ये देखिए फी इंटू डी आई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें डिफाइन, ये कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि फी इंटू एच टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल स्टेट्स एच टी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एट एनी टाइम। आगे चलें, यहाँ पे अब वो बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये फी जीरो कहाँ से ख़त्म हुआ। मैंने जब वो पिछले टॉपिक पे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा ये और ये कन्वर्ट हो जाता है फी इंटू डी एन पे, और मज़ीद ये उसमें से फिर ख़त्म हो जाती है ये बात, और ये रह जाता है। तो यहाँ पे अब आप आके एक्चुअली आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशंस टेकिंग एक्चुअल कॉस्ट या टाइम आप कह लें वो C0 से Cn-1, ये वही पुरानी बातें, एंड प्रोड्यूसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स H1 H2 एंड Hn स्टार्टिंग फ्रॉम H0, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ से यहाँ पे। ये जो आपने कहा था ये वाली बातें और ये वाली बातें वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते वक्त थी, अब वही बातें तकरीबन इसमें रिपीट हैं, अब इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो टोटल अमर्टाइज्ड कॉस्ट is the sum of individual amortized times या cost। तो ये एक डिफरेंट बुक में से ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया, तो इसमें ये यहाँ पे टाइम्स लिखा है उसने कॉस्ट के बजाय। आप इसको वही चीज़ ही है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो टोटल अमर्टाइज्ड का कॉस्ट क्या होगी या टाइम क्या होगा, इंडिविजुअल ऑपरेशन जो एन हैं उनका आप सम अप कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, ये हमें पता है। तो वो सम अप वो लिख रहा है, वो C0 फी इंटू H1 या फी इंटू D1 लिख दें, और फी इंटू H0, ये चेंज इन पोटेंशियल है आपका, ये एक्चुअल कॉस्ट है, प्लस फिर दूसरे ऑपरेशन की एक्चुअल कॉस्ट और उसका चेंज इन पोटेंशियल, फिर तीसरे की और उसका चेंज इन पोटेंशियल, एंड सो ऑन Cn-1 प्लस ये आगे चेंज इन पोटेंशियल आप इसका लिख दें आखिरी लास्ट उसका। अब इसमें होता ये है कि ये H1 जब आप इसको इसकी पैरेंथेसिस खत्म करेंगे ये जो H1 पॉजिटिव वाला है ये माइनस के साथ खत्म हो जाता है, और ये जो H2 पॉजिटिव वाला है ये आगे माइनस H2 के साथ खत्म हो जाएगा, और इसी तरह फी पीछे पीछे जो फी n-1 भी किसी तरह कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास बचता फिर यही है, सिर्फ एक ये बचता है और एक फी एच जीरो बचता है। तो ये फिर आप एक्चुअल कॉस्ट सारी इकट्ठी लिख लेते हैं, सी जीरो से सी एन माइनस वन यहाँ तक, और फी एन और फी एच जीरो आप लिख लेते हैं। चूंकि फी एच जीरो आपका जीरो है, पिछली स्लाइड में ही आप कर चुके हैं, तो ये माइनस जीरो कोई फायदा नहीं, इसको आप वैसे ही इग्नोर कर दें। तो ये फिर बाकी जो क्वेश्चन बनती है वो आपके पास फी एच इंटू एन बनती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर थी इस चीज के, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। amortized amortized time for a sequence of operation, sequence of operation एक नहीं है, sequence of operation n operations के लिए, over estimates of the actual time by h of n। ये चीज अब इसके अंदर ज्यादा है ना, मैंने पहले मैं कह चुका हूं कि ये एक्चुअल कॉस्ट है, तो ये amortized कॉस्ट जो है ना, इस फैक्टर के जरिए ये ओवरचार्ज कर रही है, इसको अपर बाउंड हो रही है, विच बाय assumption इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये हमने एज्यूम किया था कि फी एच जीरो तो जीरो हो सकता है, लेकिन ये एच एन जो है ना ये पॉजिटिव होगा। तो फिर ऑब्वियसली टोटल amortized टाइम जो है ऑलवेज फिर अपर बाउंड होगा ऑन द एक्चुअल टाइम। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी, ये चीजें रिपीट हैं लेकिन देख लें, क्योंकि हैश टेबल की तरफ जा रही हैं तो उसके हवाले से हैं, यहाँ से अब प्रॉपरली हैश टेबल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। फॉर डायनामिकली अरेज या हैश टेबल्स, अब इसका जो हमने पोटेंशियल फंक्शन अब हम डिफाइन कर रहे हैं, वो हम इसका पोटेंशियल फंक्शन है जी फी इंटू एच इज इक्वल टू एन माइनस एम। इसके अंदर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और m क्या है, वो हैश का साइज है, उसका कैपेसिटी है, या करंट लेंथ ऑफ द अरे लिखा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं। इफ वी स्टार्ट एन अरे और हैश ऑफ लेंथ जीरो, अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, कोई उसकी लेंथ ही नहीं थी, एंड एलोकेट एन अरे ऑफ लेंथ वन, जब उसकी लेंथ वन हो जाती है, व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट इज एडेड, जब आप पहला एलिमेंट ऐड करते हैं, हो गया एडेड, वो एलिमेंट हुआ पड़ा है ऐड उसमें, एंड जब जीरो हुई तो आपने सिर्फ पहला नोड बनाया और उसमें पहला एलिमेंट ऐड कर दिया। देयर आफ्टर उसके बाद आप एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं तो आप डबल करते हैं उसका साइज, व्हेन एवर वी नीड मोर स्पेस, जब आपको स्पेस की जरूरत है, एक है दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, जगह ही नहीं है, उसका साइज डबल करेंगे। तो ये बातें आपने पीछे काउंटिंग मेथड में हैश टेबल्स में पढ़ी हैं, ये वैसे ही हैं। तो सो वी हैव फी इंटू एच जीरो, हमारा जीरो ही है डेफिनेशन के मुताबिक, और फी इंटू एच टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल टी। ये भी हमने ये यहीं पे यहाँ शुरू में ये बातें कर दी थी, तो थोड़ी सी अभी रिपीटेशन है। यहाँ पे वो कहता है कि द लेटर इन इक्वालिटी, ये वाली जो इक्वालिटी है फी इंटू एच टी ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव वाली लेटर इन इक्वालिटी होल्ड, ये होल्ड करती है, पिछले डिस्कशन में भी हमने देख लिया ये कि ये होल्ड करती है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे इस टेबल के अंदर इज ऑलवेज एट लीस्ट हाफ द साइज ऑफ द अरे। हैश टेबल का जितना भी साइज होगा कम अज कम उसके हाफ के बराबर जरूर होंगे, कम अज कम। फॉर एग्जांपल जब 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 आपने साइज 2 कर दिया तो उसके अंदर एक एलिमेंट तो पहले था, एटलीस्ट हाफ साइज था। जब आपने उसमें पहले एलिमेंट डाला तो उसके पहले उसका हाफ जीरो था, उसका साइज जीरो था। जब उसने आपने उसके अंदर तीसरा एलिमेंट डाला या चौथा एलिमेंट डाला, तीसरा चौथा, तो उस वक्त उससे पहले दो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद थे, एटलीस्ट हाफ था, इसलिए एटलीस्ट हाफ का वर्ड यूज किया उसने। तो ये होल्ड करती है, ठीक हो गया थी। आगे चलते हैं। now now we would like to show that adding an element takes amortized constant time। हम अब चूंकि पोटेंशियल फंक्शन हमने बना लिया है ये वाला फी इंटू एच टू एन माइनस एम, तो अब हम शो करना चाहते हैं कि जब आप उसके अंदर एलिमेंट ऐड करते हैं तो अमर्टाइज्ड कॉस्ट उसकी क्या है, वो कोई कांस्टेंट आती है, 1 आती, 2 आती, 3 आती, क्या आती है, वो शो करना चाहते हैं। तो दो केसेस हैं, हैश टेबल के दो केसेस हैं, आपको पता ही है वो क्या केसेस हैं, पिछले काउंटिंग मेथड में देख चुके हैं। इफ n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर लेस देन कैपेसिटी ऑफ द या साइज ऑफ द हैश टेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस हैं, कैपेसिटी ज्यादा है,
देन द एक्चुअल कॉस्ट इज 1, फिर एक्चुअल कॉस्ट वो कहता है 1 होगी। अगर फॉर एग्जांपल 4 नोड्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी सिर्फ 2 पड़े हैं और आप तीसरा इंसर्ट करने जा रहे हैं एक्सपेंशन करने के बाद, तीसरा इंसर्ट एक्सपेंशन वगैरह हो चुकी है, या चलो ऐसे कर लें चौथा डालने जा रहे हैं, तो एक्सपेंशन तो पहले हुई हुई है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 3 हैं वो लेस देन 4 है कैपेसिटी, देन द एक्चुअल कॉस्ट इज 1, तो फिर एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ इंसर्शन की आएगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर देंगे, आप 3 से 4 कर देंगे, एंड m डज नॉट चेंज और साइज चेंज नहीं होगा। साइज अगले एलिमेंट को फिर फॉर एग्जांपल जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जब उसमें पांचवा इंसर्ट करेंगे फिर उसका साइज बदलेगा। द टेबल डज नॉट एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं हुई इस केस में। और फर्ज करें कि ये जो आपका n है, अब नोटेशन बदल रहे हैं आगे, चूंकि यहाँ पे नोटेशन चेंज कर रहा है तो इसलिए यहीं पे आपको सपोज करवा रहा है। सपोज ये जो n है, ये n आई एट एनी ith ऑपरेशन, इसको अब हम नम आई कह रहे हैं और m आई को हम कहेंगे साइज आई कहेंगे। ये आगे स्लाइड्स के साथ सिर्फ सिमिलरिटी दी है क्योंकि ये कहीं और बुक में से था और ये कहीं और बुक में से है, आप तो फिर थोड़ी सी सिमिलरिटी पैदा करने के लिए यहाँ आपसे सपोजिशन करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। इफ n इज इक्वल टू m, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हैश टेबल का साइज बराबर है यानी कि वो फुल है, द अरे इज डबल, तो उसको डबल किया जाता है और फिर जब एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है द एक्चुअल टाइम फिर क्या हो जाएगा कि n एलिमेंट जो आपने मूव करके लाए थे नई नई हैश टेबल में, वो प्लस 1 जो आप नया एलिमेंट एक डालने जा रहे हैं, तो n प्लस 1 उसकी कॉस्ट या टाइम हो जाएगा। द टेबल एक्सपेंड हो जाएगी और यहाँ भी आप n आई इज इक्वल टू m आई और m आई इज इक्वल टू साइज आई जरा कह लें, क्योंकि आगे स्लाइड में ये वाली नोटेशन मैं यूज करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये खुद से सपोज करवाया और कोई और बात नहीं है। इन बोथ द केसेस, यहाँ पे भी वहां पे भी, पीछे अकाउंटिंग मेथड में भी हमने कैलकुलेट किया था कि इसका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑर्डर ऑफ 1 है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और फिर n ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर ऑफ n कह दिया था। अब ये सारी जो हम बात कर रहे हैं इस टेबल में, अब इसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या टाइम ऑर्डर ऑफ n है और n ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर ऑफ फिर वो अच्छा जी, वापस आते हैं, मुझे नहीं याद मैं क्या बात कर रहा था। तो एनी हाउ, तो हमने पीछे वहाँ पे देखा कि काउंटिंग मेथड में भी वो हमने ऑर्डर ऑफ 1 भी उसकी निकाली और ऑर्डर ऑफ n, तो अभी तक तो ये सिलसिले वहीं तक ही हैं। तो लेकिन पोटेंशियल मेथड में मसला ये है कि जब आप अमोर्टाइज्ड एनालिसिस निकाल रहे होते हैं फिजिक्स मेथड में या पोटेंशियल मेथड में, तो असल चीज़ जो है वो राइट पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे भी जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसके मुताबिक ये चीज़ें बिल्कुल आपकी बैलेंस तरीके में आगे जा रही हैं, लेकिन हमने इसको ज़रा थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। आगे हम इसको थोड़ा सा नोटेशनली डिस्कस करते हैं, इसको मैथमेटिकली, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में डायनामिक टेबल के नाम से बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। मैं इसको तकरीबन आधा आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप उसमें से कंटिन्यू कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो पोटेंशियल फंक्शन बिल्कुल वही है, फी इंटू टी, 2 मल्टीप्लाइड बाय टी डॉट नम माइनस टी डॉट साइज। आज यहाँ टी से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट एनी टाइम टी है, साइज ऑफ द हैश टेबल या डायनामिक टेबल, यहाँ पे डायनामिक टेबल है तो डायनामिक टेबल में अब इंसर्शन और डिलीशन आ जाती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंसर्शन करवाते हुए डिलीशन, जैसे स्टैक में पुश होता है पॉप होता है, तो इसी तरह यहाँ भी इंसर्ट और डिलीट होता है, तो वही वाला सिलसिला ही होगा डिलीशन के केस में, और कुछ नहीं होगा। हाँ, डिलीशन के बाद उसका साइज जो कम होता है वो एक अलग चीजें हैं। तो एनी हाउ, ये 2 टी नम माइनस टी साइज, ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय नम माइनस साइज है। यहाँ पे भी अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय नम माइनस साइज है और कुछ नहीं है, टी है एट एनी टाइम। तो पोटेंशियल फंक्शन एट एनी टाइम टी is equal to 2 multiplied by number of elements in the dynamic table at any time t minus size of the dynamic table, या टेबल कह लें इसको, t से मुराद potential function of table is equal to 2 number of elements in the table size of the table minus size of the table, ये बिल्कुल वही है।
इनिशियली जो होगा है डायनामिक टेबल में या हैश टेबल में, वो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे टेबल के अंदर इनिशियली शुरू में जीरो वाली स्टेट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जीरो होंगे, साइज का टेबल भी जीरो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए उसका पोटेंशियल फंक्शन भी जीरो होगा। जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं, टेबल को एक्सपेंड कर देते हैं, तो उसके अंदर फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसके अंदर एटलीस्ट, उस हमने कहा था कि उसके अंदर यहाँ पे कहीं एटलीस्ट वाली बात थी, एटलीस्ट वाली बात थी जी, कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज वाली बात थी कहीं पे, ये लिखी हुई है एटलीस्ट हाफ द साइज ऑफ द रे। तो जब आप एक्सपेंड कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने होंगे, आप उसके साइज को आधा करें, तो जितना आधा है पिछले स्टेप, अभी जो आपका साइज है एक्सपेंड होने के बाद, जस्ट आफ्टर एक्सपेंशन जो साइज है उसको 2 से डिवाइड करें, तो इतने तो उसके अंदर एटलीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। तो फिर टेबल का पोटेंशियल क्या है, और चूंकि आप एक्सपेंड कर चुके होते हैं और सारे एलिमेंट पिछले स्टेप से इस स्टेप, करंट स्टेप के ऊपर आप ला चुके होते हैं, वो मूव कर चुके होते हैं, इसका मतलब आप उसका पोटेंशियल कंज्यूम कर चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पोटेंशियल फी इंटू टी इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अगर मूवमेंट ना हो, मूवमेंट का कंसेप्ट, तो ये पोटेंशियल फी इंटू टी जीरो ना होता यहाँ पे, ये चूंकि एलिमेंट्स मूव हो चुके हैं इसलिए ये लिखा हुआ है फी इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर एक्सपेंशन, after expansion, when you have done the movement of your elements from the previous to this current operation and only one insertion is remaining, then this is the status. And just before expansion, और expansion से पहले फिर क्या होगा जी, expansion से पहले number of elements in the table वो वही होगा जो साइज टेबल का साइज है, इसमें कोई इतना इशू नहीं। और जब वो वही होगा तो अभी उसका पोटेंशियल कंज्यूम नहीं हुआ, तो टेबल का फिर पोटेंशियल क्या होगा, वो वही होगा जो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं पिछली डेफिनेशन के मुताबिक, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यानी कि उस टेबल के अंदर पड़े हैव एनफ पोटेंशियल। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का वर्ड मैंने यूज किया, पीछे मैंने इस पिछली स्लाइडों पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज किया था, इसके पीछे जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। और ये पोटेंशियल उसका किसका है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के इक्वल ही पड़ा होगा उसके अंदर, और ये एनफ पोटेंशियल होगा टू पे फॉर मूविंग द ऑल आइटम्स, उन एलिमेंट्स को चूंकि मूव आपने करना है आगे, तो ये एनफ है। ये एक्सपेंशन से पहले का बात होगी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ना ये हमेशा पॉजिटिव रहे, यहाँ जो अमर्टाइज्ड कॉस्ट या इस तरह जीरो के बाद ये या जीरो हो या इससे बड़ा हो पोटेंशियल, हम ये चाहते हैं। अच्छा, अभी तक थ्योरेटिकल डिस्कशन जो डायनामिक टेबल की है वो हम करते आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे फिर कुछ और हमने कहा कि ये जो साइज है टेबल का, ये जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो बड़ा हो जाता है या उसके इक्वल होता है, यही है ना भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहते हैं जबकि साइज बड़ा होता है, जब पूरा हो जाता है तो हम फिर एक्सपेंड करके फिर साइज या हमेशा या ग्रेटर रहेगा या इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर, एटलीस्ट कितने हैं जी, एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज, तो हाफ ऑफ द साइज से या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर रहेंगे या उसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ द साइज। ये हैश टेबल को जेन में ला के ये करें तो ये भी समझ आ जाएगा, हर बात ना पूछ लिया पूछ पूछने पे रहा करें, ये बातें पीछे डिस्कस हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल 4 साइज है आपकी डायनामिक टेबल का, हैश टेबल का, 5वां एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो 5वां आपने एक्सपेंड करके इंसर्ट कर दिया और टेबल का साइज क्या हो जाएगा, 4 से 4 8 हो जाएगा कैपेसिटी, 8/2 4 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर क्या है, 5 हो गए, 5 ग्रेटर देन 4 या उससे पिछली स्टेट के ऊपर 4 इक्वल टू 4 था, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ये सारी बातें करने के बाद मैं कहता हूं जी, ये हाफ साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है, तो इसका मतलब है अगर फुल साइज कर दो तो फिर ये 2 नम बन जाएगा। अगर ये हाफ साइज, ये जो फ्रैक्शन था हमने कहा था, ये जो फी पोटेंशियल जो है ना ये रियल वैल्यूज हैं, तो ये हाफ साइज के ऊपर अगर ये नम है
तो फुल साइज के ऊपर इसको टू नम बन जाना चाहिए, तो इसलिए लिखा हुआ है टू नम ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज। अब अगर साइज को इधर ले आए यहाँ पे, तो टू नम माइनस साइज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, टू नम माइनस साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और टू नम माइनस साइज ये जो पोटेंशियल है ये तो हमारा पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है, और हम यहाँ आप कह रहे हैं कि टू नम माइनस साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर साइज को आप इधर लाएं, आप साइज को इधर मूव करें, माइनस के साथ इधर मूव हो जाएगा, तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो हमारा पोटेंशियल था, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ फी इंटू टी था, तो हम कह सकते हैं कि फी पोटेंशियल हमारा फिर हमेशा ही या 0 रहेगा या बड़ा रहेगा, फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा इसी क्वेश्चन के तहत। ये आसान सी बात है, मैं इसको नहीं कर रहा, खुद ही समझाएं। अब मैं थकने लग गया हूं। एक और बात, अब इसमें यहाँ इस स्लाइड में आयत ऑपरेशन दिखाया गया है और फिर एक्सपेंशन के साथ यहाँ दिखाया गया और यहाँ विदाउट एक्सपेंशन दिखाया गया। ये दो एंट्रीज आपको दिखाई गई हैं, एक विदाउट एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ith टेबल इंसर्ट ऑपरेशन डज नॉट ट्रिगर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं होती। ith ऑपरेशन है, एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, आप एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं। देन वी हैव ith ऑपरेशन है, एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो फिर क्या होगा, साइज ऑफ ith ऑपरेशन पे साइज क्या होगा, जो पिछली, क्योंकि आप एक्सपेंड ही नहीं कर रहे, तो जो पिछले i-1 स्टेट के ऊपर जो साइज था वही अब ये साइज होगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एंड द अमर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, अब अमर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सी आई प्राइम इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट और ये पोटेंशियल डिफरेंस फी आई माइनस 1। अच्छा जी, एक्चुअल कॉस्ट तो बेसिकली 1 ही है, एक एलिमेंट की जो आप इंसर्ट करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट एक एलिमेंट। अब फी आई जो आपकी ये इक्वेशन है, ये इसी के मुताबिक आपने लिखना है, टू नम आए साइज आए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फी आई है तो टू नम आए माइनस साइज आए, ये उसी के मुताबिक लिखा हुआ, और माइनस माइनस तो फी i-1 पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू नम i-1 और साइज i-1, बिल्कुल वही इक्वेशन लिखी हुई है। मजीद अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो 1+2 हमने इसको मल्टाइज का, इसको हमें पता है कि हम इसको कांस्टेंट लाना चाहते हैं, कांस्टेंट लाना चाहते हैं, पहले हमने बात की है, तो 1+2 नम आई माइनस साइज है, इसको तो नहीं छेड़ते। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नम i-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रीवियस स्टेट या नंबर ऑफ एलिमेंट एट i-1 ऑपरेशन, उस वक्त क्या थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैसे निकालेंगे, एक्सपेंशन तो हुई नहीं, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट करंट पोजीशन या नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट ith ऑपरेशन, जितने भी हैं वो जितने भी थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट करंट पोजीशन, उसमें से एक माइनस कर दें आप, जो आपने अभी अभी आप डालेंगे, अभी आप जो डालेंगे उसमें से एक माइनस कर दें, तो वो आपके पिछले ये नम i-1 के इक्वल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये इसलिए यहाँ पे लिखा माइनस ये साइज i-1, ये तो अभी मैंने यहाँ पे बात की है कि साइज i इज इक्वल टू साइज i-1, तो ये साइज i-1 को आप साइज i लिख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वही है जब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैंने ये जब एक्सप्लेन किया है तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी वही है। अच्छा, ये साइज आई जो है, ये माइनस जब इफेक्ट डालेगा अपना, तो ये टू नम आए ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये साइज इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये टू नम आए पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का खत्म हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2+1 3 आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, ये कांस्टेंट कास्ट आ गई। आप इसको फिर ऑर्डर ऑफ 1 में कन्वर्ट कर जाएंगे एक ऑपरेशन के लिए। बहरहाल यहाँ पे मल्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ सिंगल ऑपरेशन आपके पास 3 आ रही है जो कि कांस्टेंट है। अब दूसरा केस है जब एक्सपेंशन होती है, इफ द ith ऑपरेशन डज ट्रिगर एन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब वो करता है, जब वो डबल होता है साइज, तो तो साइज क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस साइज है उसके साथ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल करके, ये आपका करंट साइज बन जाएगा जब एक्सपेंशन होती है। एंड
अब साइज आई माइनस वन, पिछला साइज क्या था? वो पिछला साइज जो था, पिछले लेवल के ऊपर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो था। बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ठीक है। पिछला साइज क्या था? पिछले लेवल पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे नम आई माइनस वन, वो था। अच्छा, नम आई माइनस वन क्या है? करंट स्टेट के ऊपर जितने मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आपने वो जो एक इंसर्ट कर दिया, उसमें से अगर आप माइनस वन करें तो ये अभी हमने पीछे करके आए हैं, यहाँ पे अभी हम ये पीछे करके आए हैं, तो ये ज़ाहिर बात है ये नम आई माइनस वन के इक्वल होता है, और इस तरह करके आपने ये रिलेशन बनाया। विच इम्प्लाइज, अब इसका मतलब है जी विच इम्प्लाइज दैट साइज आई करंट पोजीशन के ऊपर क्या साइज है, वो आप लिख सकते हैं कि टू प्रीवियस स्टेट के ऊपर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दें। ये अभी यही कहीं कोई शायद अभी अभी ये जो करंट स्टेट के ऊपर साइज क्या है ith ऑपरेशन के ऊपर, कि प्रीवियस के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये नम आए से क्या मुराद है कि करंट स्टेट के ऊपर, करंट ऑपरेशन के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एक आपने इंसर्ट कर दिया माइनस वन कर दिया, तो पिछले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, और पिछले नंबर ऑफ एलिमेंट्स नम आई माइनस वन, यही हमने लिखा है कि ये साइज आई माइनस वन के इक्विवेलेंट होते हैं, और साइज आई माइनस वन के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दें तो साइज आई बन जाता है। तो ये सारी बातें आपस में इक्वल होती हैं। तो आप अगर 2 इंटू साइज आई भी माइनस वन भी लिख दें तो साइज आई माइनस वन को आप ये बात लिख सकते हैं नम आई माइनस वन। तो ये 2 इंटू नम आई माइनस वन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दस द अमortized कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन इज, आप उसी तरह इक्वेशन लिखें सी आई प्राइम, ये वही है एक्चुअल कॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल कॉस्ट, अब चूंकि एक्सपेंशन हो गई, आपने पिछली स्टेट से नंबर मूव भी करके लाने हैं, तो इसलिए आपने लिखा हुआ है कि नम आई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एक इंसर्ट भी करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द करंट स्टेट, इसलिए आपने एक्चुअल कॉस्ट सी आई जो इसकी ये लिखी हुई है नम आई, यही एक्चुअल कॉस्ट होती है ना करंट ऑपरेशन की, कि पिछले स्टेप से जा रहे जो मूव करके लाने हैं ओल्ड टेबल से न्यू टेबल में वो भी सारे, और एक आपने जो उसमें इंसर्ट कर दिया, ये मिलके करंट ऑपरेशन की कॉस्ट बनाते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो ये वो नम आई लिखा हुआ है। अब फी आए जो है आपका उसी तरह आप लिखें नम आए साइज आए वैसे ही, और आई माइनस वन को भी उसी तरह लिख दें 2 इंटू नम आए साइज माइनस वन। अब इसको मजीद ओपन करें और चेंज करें और सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू नम आए, और ये जो साइज आई था ये यहाँ पे ये इक्वेशन यूज किया आपने और इसको इस तरह बदल दिया आपने इस इक्वेशन यूज करके, और कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यूज करके। और 2 इंटू नम आई माइनस वन ये वैसे ही लिखा, और साइज आई माइनस वन को फिर यही इक्वेशन यूज करके आपने इधर कर दिया, फिर कट शट करें आप तो यहाँ भी आपके पास 3 आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास कांस्टेंट अमortized कास्ट आ जाती है जब एक्सपेंशन होती है। अब कांस्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ 1 पे लेके जा सकते हैं इंसर्शन के केस में सिर्फ, और एन ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा सिर्फ इंसर्शन के केस में, डायनामिक टेबल के अंदर इंसर्शन के केस, डिलीशन का भी बात नहीं की। तो डिलीशन करने के लिए जरा एक्सपेंशन के केस में इंसर्शन के केस में ये वाली बातें ही हैं, लेकिन डिलीट भी होती है और हैश टेबल, फिर वो हैश टेबल आपकी फिर सुकड़ती है, जब सुकड़ती है तो जरा फिर आप, ये आपके जिम्मे है कि कंटिन्यू रीडिंग डायनामिक टेबल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, ये अपने वहाँ से खुद पढ़ें खुद समझें, और उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ जाएंगे। आप एमएस के स्टूडेंट्स हैं। तो आगे ये असाइनमेंट नंबर 4 और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं और ये आपने करनी है, फिर मैं गूगल में जैसे क्रिएट करूँगा फिर वहाँ पे आप सबमिट कीजिएगा। होपफुली that you have now the understanding of this amortized analysis, which have 3 categories. And if you have some more questions, then you can ask those questions in the next class. Thank you very much.